नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 27 मार्च 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ तो जानेंगे ही, इसके अलावा करंट अफेयर के अंदर जितनी डेप्थ में या अपन यूं के करंट अफेयर के 360 डिग्री व्यू को कवर करेंगे, यानी इससे बाहर करंट अफेयर में कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। क्योंकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी क्लास डेली होती है ना, तो जो डेली का डेली करंट अफेयर बनता है वो अपन एक साथ कवर कर लेते हैं। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ को आपको लेना है, जो कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में इतनी क्लासेज वापस थोड़ी देखोगे एक साथ, तो उस टाइम आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आपको पीडीएफ काम आएगी। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको पीडीएफ का बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीडीएफ के कुछ पैसे देने हैं, नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ। बस आपको लेने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि इस क्लास के अंत में मैं आज आपको बता दूंगा। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के तोप प्रणालियों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? जो भारत का रक्षा मंत्रालय है वो भी तोपें खरीदेगा, उसके लिए उन्होंने कितने करोड़ रुपए की तोप प्रणालियों पर अनुबंध, का मतलब यही हुआ एमओयू, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 6,900 करोड़ रुपए, 6,900 करोड़ रुपए का एक सौदा हुआ है, रक्षा मंत्रालय ने किया है। किसके लिए? तोपें खरीदने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये तोपें खरीदेगी तो क्या होगा, जो भारतीय सेना है उसकी मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर एक तो 155 mm के, जो 155/52 mm का कैलिबर आता है, जो कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के अंदर प्रयोग में होता है। इसके अलावा हार्ड मोबिलिटी व्हीकल आता है, जो 6x6 होता है। 4x4 तो अपनी गाड़ियाँ आती है जिसके चारों टायर काम करते हैं, उसको 4x4 बोलते हैं। 6x6 टन गोइंग जो व्हीकल होते हैं वो खरीदेंगे, और इसके लिए गुणसितर यानी गुणसितर 100 यानी 6,900 करोड़ रुपए का समझौता किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रक्षा पर इतने पैसे खर्च किए गए एक साथ, ठीक है। इस खरीद में आर्टिलरी रेजिमेंट का आधुनिकीकरण होगा, विशेष तौर पर जो आर्टिलरी रेजिमेंट है उसमें कुछ नई तकनीकें जोड़ी जाएगी, पुरानी तोपों की जगह नई तोपें लाई जाएगी। ऑपरेशन तत्परता जिससे सुधार होगा, उसमें ऑपरेशन तत्परता का मतलब है पुरानी वाली, देखो पुराना हथियार चलने में टाइम लगाता है ना, नया नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुरंत काम होने वाली तोपें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इतने 6,900 करोड़ बहुत रुपए होते हैं। इससे क्या होगा, भारतीय बंदूक निर्माण उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये सारा जो अपन परचेज करेंगे वो स्वदेशी होगा, मेड इन इंडिया होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार की चीजें आपको खुद अपने माइंड में क्रिएट करनी है। जैसे अगर किसी मेंस में ये क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर ये चीज आपको लिखनी है कि भारतीय बंदूक निर्माण उद्योग को इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है गुणसित 100 करोड़ रुपए का अगर कोई समझौता होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत से गुणसित 100 करोड़ रुपए की नई चीजें बनेगी, तो वहां पर क्या होगा, उद्योग को बढ़ावा कब मिलता है, जब उद्योग के पास पैसे आते हैं, उद्योग मुनाफा कमाता है, या उद्योग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो उद्योग जगत को मुनाफा होता है। तो 6900 करोड़ रुपए का रक्षा मंत्रालय ने यह समझौता किया है, ये अनुबंध किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या क्या खरीदेंगे वो मोटा मोटी चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? सुनील कुमार, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है, तो ये कुश्ती के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है? ये कुश्ती के खिलाड़ी है। अभी आपको पता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चल रही है और उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुनील कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, इवेंट इनका पूछा जाएगा, इवेंट में आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहां पर हो रहा है? अम्मान के अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है? अम्मान। अम्मान कहां पड़ता है? अम्मान पड़ता है जॉर्डन देश में, जॉर्डन के अम्मान के अंदर हो रही है। जो ये सुशील कुमार है, इन्होंने ये जो कांस्य पदक है वो 87 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जीता है। कुश्ती की प्रतियोगिता ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ ही लड़ेंगे, अलग अलग वेट के हिसाब से बराबर वेट के खिलाड़ियों को लड़ाया जाता है, ठीक है। तो 87 किलोग्राम के अंदर गिक्रो रोमन वर्ग में चीन के जियाक्सिंग हुआंग नाम है इनका, इनको हराकर इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है, ठीक है। इसी के साथ आज तक सुनील कुमार ने 5 सीनियर पदक जीत लिए हैं। कितने? 5 सीनियर पदक जीता है, ये 5वां है कुश्ती में, 5 सीनियर, ये ध्यान रखना आपको। ये 5वां कौन सा है?
सीनियर पदक है, ठीक है। 2019 के अंदर रजत पदक जीता था, 2020 के अंदर स्वर्ण पदक जीता था इसी एशियाई चैंपियनशिप के अंदर, और इस बार जो जीता है वो 87 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जीता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अमान जॉर्डन के अंदर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है और उसमें सुनील कुमार कुश्ती के खिलाड़ी है जिन्होंने अपना ये कारनामा हासिल किया है। कांस्य पदक एक बार फिर जीता और ये इनका 5वां पदक है। इससे पहले रजत, गोल्ड सारे जीत रखे इन्होंने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये जो पुस्तक है वो किस क्रिकेट टीम पर आधारित है? आईपीएल की जो क्रिकेट की टीमें हैं, अभी वर्तमान में आईपीएल में 10 क्रिकेट टीम है, जिसमें से एक टीम है कौन सी? हैदराबाद। बड़ी वायरल हो रही है, होना भी चाहिए वायरल। वो एक उनका गाना बड़ा उन पे बड़ा फेमस हो रहा है उनकी फोटो के साथ, है? जितने से भी बेटे रे मेरी गाड़ी है, कोई संत महात्मा को नहीं, चंबल के डाकू है। भाई साहब खतरनाक टीम है हैदराबाद की, जोरदार तोड़फोड़ करेगी बैटिंग में इस आईपीएल में। अभी तो एक ही मैच हुआ उसमें ही उन्होंने जोर दिखा दिया है, 287 मारे हैं, अब की बार 300 पार। आज मैच है लखनऊ के साथ, हो सकता है आज लखनऊ को ही दो दे। बैटिंग लाइनअप देखो, अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आएंगे, पहली बॉल से 6 हिटिंग का काम है उनका। साथ में कौन है? ट्रेविस हेड, जिसको भारत में ठुल्ला बोलते हैं ना, वो ट्रेविस हेड वो आएगा। उसके बाद ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासिन, दबा के तोड़फोड़ मचाएगी इस बार। आईपीएल देख रहे हो ना, देख लिया करो, स्कोर तो देख लिया करो। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ये लोग बोलते हैं ना जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो आईपीएल नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तैयारी आपको 24 घंटे नहीं पढ़ना है ना, आपको 18 घंटे पढ़ना है। रेगुलरली 10 घंटे पढ़ो फिर भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होना रेगुलर चाहिए। मैच तो 2-3 घंटे का होता है, कभी कभार देख लिया करो, मन हल्का हो जाता है। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। MS धोनी की बायोग्राफी थी ना, MS धोनी के जीवन पर घटित थी, सुशांत सिंह राजपूत ने जिसमें लीड रोल अपनाया था। तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी है। MS धोनी किस टीम से खेलते हैं? चेन्नई से। चेन्नई के पहले कप्तान रह चुके हैं, तो उसी टीम की स्टोरी है, चेन्नई सुपर किंग्स की। ऑप्शन नंबर 3 CSK जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, चेन्नई सुपर किंग, 5 बार की विजेता। वैसे मुंबई भी अच्छी टीम है, मुंबई भी विजेता। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक है, वो किस क्रिकेट टीम पर है? तो चेन्नई सुपर किंग CSK पर है, ठीक है। इसका जो विमोचन है स्टार स्टैंड इवेंट के अंदर, जो पहले चेन्नई के कप्तान हुआ करते थे MS धोनी, उन्होंने किया था। स्टार स्टैंड इवेंट हुआ था, उसके अंदर धोनी ने इस किताब का, इस पुस्तक का विमोचन किया था। लियो द अनटोल्ड स्टोरी चेन्नई सुपर किंग टीम की स्टोरी है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? PS रमन इसके लेखक है, ये चीज ध्यान रखनी है। PS रमन क्या है? इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं, ठीक है। और इसके अंदर CD गोपीनाथ का भी रोल रहा है, और इसकी पहली जो कॉपी है वो अनिरुद्ध रविचंद्र को दी गई है। एक दशक के बाद में CSK के अंदर वापसी हुई है भी R अश्विन की, वो चीज़ भी उसमें मेंशन कर रखी है, ठीक है। धोनी के कप्तानी के सफर को इसमें लिखा गया है। तो ये एक नई पुस्तक है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, चेन्नई सुपर किंग टीम की है। आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में, कोई बड़ी ताजुब की बात नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुथूट फिनकॉर्प, इसका नाम आईपीएल देखते हो तो देखते होंगे, जियो हॉटस्टार पर बार बार इसका ऐड आता है, मुथूट फिनकॉर्प का। शाहरुख खान ऐड देते हैं। तो ये क्या काम करती है कंपनी? फाइनेंस करने का काम करती है मुथूट फिनकॉर्प। उसको हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो अवार्ड कौन सा? आपसे ये पूछा, आपको बताना है कौन सा अवार्ड है वो। तो वो है सुपर ब्रांड 2025, ऑप्शन नंबर 2। आपसे इस क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछा जा सकता है। सुपर ब्रांड 2025 का जो सम्मान है वो किसको दिया गया? अभी हाल ही में किस यूनिकॉर्न को दिया गया? तो मुथूट फिनकॉर्प को दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड को जो प्रतिष्ठित सुपर ब्रांड 2025 का खिताब है, उससे इस कंपनी को सम्मानित किया गया है। ये कंपनी कितनी पुरानी, मैं आपको बताऊं, 138 साल पुरानी कंपनी है। जब आपके पापा के भी जन्म नहीं हुआ था ना, तब की ये कंपनी है। किसी के तो दादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा, किसी के क्या, सबके ही नहीं हुआ। 138 साल का दादा किसका है ना? 138 साल पुरानी है ये, ठीक है। ये किताब पाने वाला पहला गोल्ड लोन NBFC है ये, यानी पहली ऐसी कंपनी है जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है और उसको ये खिताब मिला हो। कौन सा खिताब? सुपर ब्रांड 2025। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों देते हैं कोई भी कंपनी को कोई भी अवार्ड देते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? कंपनी की सेवाएं अच्छी होगी। कंपनी की सेवा अच्छी होगी यानी उपभोक्ता का उस पर विश्वास होगा, उपभोक्ता के प्रति सद्भावना होगी, ठीक है। उपभोक्ताओं के हितों के लिए उस कंपनी का नेतृत्व अच्छा होगा, तभी ये पुरस्कार मिला है। तो ये सब चीजें इसके अंदर हैं।
और जो फिनकॉन कंपनी है ये मुथुल फिनकॉप है, उसकी ब्रांड इक्विटी बहुत ही शानदार है, ग्राहक के साथ रिलेशन बहुत ही शानदार है, शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों के अंदर इसका व्यापक प्रभाव है। इसके चलते मुथुट फिनकॉर्प को क्या दिया गया है, सुपर ब्रांड 2025 का अवार्ड दिया गया है। 138 साल पुरानी कंपनी है। वर्तमान में इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, जो कि है ना वो विमल दाने दाने में केसर कदम है, तो कुछ अच्छे ऐड भी आ जाते हैं बीच में, देख लेना। समीर और एम्स ने किस क्षेत्र में सहयोग किया है? समीर किसी व्यक्ति का नाम क्या है, समीर क्या, मैं अच्छे से बताऊंगा। एम्स क्या है? एम्स और समीर ने भी एक समझौता किया है। आपसे ये पूछा गया है किस सेक्टर में ये समझौता हुआ है, किस क्षेत्र में ये समझौता हुआ है, तो ये हुआ भाई चिकित्सा उपकरण अनुसंधान के अंदर। जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी रिसर्च के लिए समीर और एम्स के बीच में एक सहयोग समझौता हुआ है, एक एमओयू हुआ है। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में सेक्टर पूछा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है चिकित्सा उपकरण अनुसंधान के लिए एम्स ने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया? समीर के साथ समझौता किया है। समीर क्या है? समीर की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। एस का मतलब सोसाइटी, सोसाइटी फॉर, ए का मतलब अप्लाइड, एम का मतलब माइक्रोवेव, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, वापस ई का मतलब इंजीनियरिंग, और एंड आर का मतलब रिसर्च। तो ये समीर की फुल फॉर्म हुई सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो सारी अपने जो नोट्स आएंगे उसमें लिखी हुई आएगी, जो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आएगी उसमें सारी चीजें लिखी हुई आएगी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके अंदर एम्स के साथ ये समझौता किया, लेकिन करेंगे क्या? एक तो एमआरआई जो मशीन आती है, इसके अलावा एनएमआर जो सिस्टम आता है, और जो आरएफ टेक्नोलॉजी आती है, उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करके उसके लिए अच्छे अच्छे उपकरण बनाने के लिए ये सहयोग समझौता हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस कंपनी के सहयोग के साथ स्वदेशी 1.5T, 1.5T क्या है सर? 1.5 टेस्ला, टी का मतलब टेस्ला, टेस्ला वो एलोन मस्क वाली कंपनी नहीं, ये जो अपनी एमआरआई मशीन आती है ना वो अलग अलग टेस्ला की आती है। तो 1.5 टेस्ला की एमआरआई प्रणाली विकसित की जाएगी भारत के अंदर स्वदेशी रूप से। एम्स करेगा समीर कंपनी के साथ मिलकर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के साथ मिलकर ये काम करेगा। एक तो क्या 1.5 टेस्ला यानी 1.5 टेस्ला एमआरआई प्रणाली को विकसित करना है, जिससे क्या होगा चिकित्सक जो प्रणाली, चिकित्सकीय जो प्रणाली है उसमें वृद्धि होगी। ये जो 1.5 टेस्ला की एमआरआई मशीन आती है वो एकदम साफ छवि निकालती है, जो फिल्म निकलती है ना उससे एकदम क्लियर निकलती है। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में, एमआरआई के क्षेत्र के अंदर एआई और एमएल को एकीकृत करना। एआई और एमएल क्या होता है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल यानी मशीन लर्निंग। इस एआई और एमएल को एमआरआई मशीन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिससे एमआरआई टेक्नोलॉजी में भारत है वो आत्मनिर्भर हो पाएगा, सेल्फ डिपेंड हो पाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी मैंने चीजें बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि समीर और एम्स के बीच में समझौता हुआ, किस सेक्टर को लेके हुआ? चिकित्सा उपकरण अनुसंधान। अब कौन से उपकरण? एक तो इसके अंदर 1.5 टेस्ला की एमआरआई मशीन विकसित की जाएगी, उस मशीन को एआई और एमएल से इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल यानी मशीन लर्निंग के साथ इस एमआरआई मशीन को इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की 2024 की लघु फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको बोलते हैं, उसने 2024 की एक लघु फिल्म, एक शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट मूवी प्रतियोगिता के अंदर, शॉर्ट मूवी कंपटीशन के अंदर प्रथम पुरस्कार एक शॉर्ट मूवी को दिया गया, एक लघु फिल्म को दिया गया। आपसे पूछा गया है वो फिल्म कौन सी है? तो दूध गंगा घाटी की मरती हुई जीवन रेखा। क्या? दूध गंगा घाटी की मरती हुई जीवन रेखा को प्रथम स्थान दिया है एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। तो आपको ध्यान रखना है एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 2024 की लघु फिल्म प्रतियोगिता के अंदर प्रथम पुरस्कार किसको दिया है? दूध गंगा घाटी की मरती हुई जीवन रेखा। यह जो मूवी है उसके डायरेक्टर कौन है? तो वो है इंजीनियरिंग अब्दुल रशीद भट्ट। ये चीज ध्यान रखना है, अब्दुल भट्ट लिख लेना आप। अब्दुल भट्ट इसके डायरेक्टर हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस पुरस्कार के अंदर एनएचआरसी ने क्या दिया है? 2 लाख रुपए दिया प्रथम पुरस्कार के रूप में। कितनी राशि दी है? 2 लाख रुपए। अच्छा सर, प्रथम स्थान इसको मिला तो दूसरा और तीसरा भी किसी को मिला होगा?
एक कदारपा राजू की मूवी है फाइट फॉर राइट्स, और एक श्री आर रविचंद्रन की मूवी है गोड। तो जो ये फाइट फॉर राइट्स है उसको तो सेकंड स्थान मिला है, थर्ड जो रैंक है वो श्री आर रविचंद्र की गोड मूवी को मिला है। तो इन तीन मूवी को एनएचआरसी, यानी ये जो तीन मूवी है वो मानव अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करती है, जनता को जागरूक करते हैं, इसी के लिए इनको क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया। तो तीनों मूवी का आप नाम याद रखना है। बाकी 4 फिल्में और भी थी जिनको विशेष उल्लेखन प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसके अंदर इनको 50,000 रुपए दिए गए थे। 4 मूवी और थी जिनके नाम आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं। ये 4 विशेष प्रमाण पत्र के रूप में 4 मूवी को दिया गया। प्रथम स्थान दूध गंगा घाटी की मरती हुई जीवन रेखा, जो किसकी है, इंजीनियरिंग अब्दुल रशीद भट्ट की है। इसके अलावा उसमें 2 लाख रुपए उनको दिए गए थे। दूसरा और तीसरा रैंक किसने प्राप्त किया, दूसरा रैंक प्राप्त किया था फाइट फॉर राइट्स, जो मूवी किसने बनाई है, कदारपा राजू ने बनाई है। और तीसरी मूवी है श्री आर रविचंद्र की गोड। तो ये तीनों मूवी का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 4 फिल्में ऐसी थी जिनको विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र मिला था, जिसमें प्रत्येक को 50,000 रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने तटीय आजीविका को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने तटीय आजीविका यानी समुद्र तट के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनकी जीवन की बात की जा रही है, उनकी आजीविका की बात की जा रही है, उनको बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए। भाई ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होगा, ये समुद्र इधर आएगा, इन लोगों को प्रभावित करेगा, तो उन सबसे बचाने के लिए एक पहल शुरू की है। वो कौन सी है, वो है जलवायु लचीला तटीय मछुआरा गांव। CRCFV उसका नाम है, जलवायु लचीला तटीय मछुआरा गांव है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है। ये जो CRCFV है उसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या, वो तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्या उद्देश्य है भाई, जो समुद्र तट के किनारे जो तटीय आजीविका है उसको जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए PMMSY के तहत ये जलवायु लचीला तटीय मछुआरा गांव पहल शुरू की है। इसके अंदर 100 तटीय गांवों को चुना गया है, वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, मछलियां पकड़ी तो उनको स्टोर करने के लिए चाहिए ना, मछलियां जितनी पकड़ते हैं ना, आपको बताना चाहिए उसमें से ज़्यादातर मछलियां खराब हो जाती है, मार्केट तक बहुत कम मछलियां पहुंच पाती है। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज हो गया, मछली बाजार को व्यापक किया जाएगा, प्रसंस्करण केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, वहां पर बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे जहां से ऑल इंडिया में फिर वहां से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए मछुआरे हैं, समुद्र तट के किनारे आजीविका का सबसे बड़ा साधन ही मछली पकड़ना होता है, यानी 99% लोग वहां पर आपको मछुआरे ही मिलेंगे जो कि मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे लोगों की आजीविका सहायता के लिए बीमा और दुबलेपन के समय सहायता प्रदान की जाएगी, उनका बीमा किया जाएगा, बीमार पड़ जाते तो उनका बीमा किया जाएगा। तो ये शुरू की गई है जलवायु लचीला तटीय मछुआरा गांव, और ये शुरुआत के अंदर 100 तटीय गांव इसके लिए चुने गए हैं, और इसके अंदर तटीय आजीविका को जलवायु से जो प्रभावित हो रही है उसका बचाव किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी। यार धामी लिखो आप सीधा, मुझे हिंदी कम आती है, इंग्लिश में पढ़ो, मुझे हिंदी लिखना कम आता है। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर अब याद आया मुझे, अपना अजमेर के पास में एक पुष्कर है ना, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो कि वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री। अच्छा नहीं लग रहा है, लो अच्छा लिख देता हूं। मैं इसीलिए इस क्लास के स्लाइड नहीं देता हूं, टाइप करके भिजवाता हूं। पुष्कर सिंह धामी एक्चुअल में मेरी बोर्ड पे राइटिंग है ना लिखने की बड़ी शानदार है, लेकिन क्या है पीपीटी के अंदर पढ़ाते हैं ना, अभी हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, पीपीटी में पढ़ाते तो इतना अच्छा लिखा नहीं जाता। अपन ई नोट पे जब अपन पढ़ाते हैं, ई नोट पे बड़ी शानदार राइटिंग आती है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने किस नदी कॉरिडोर की घोषणा की, भाई हम इन 2 नदियों के बीच में कॉरिडोर बनाएंगे, तो वो है गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आपको पता है उत्तराखंड वैसे भी उसको बड़ी धार्मिक रूप से देखा जाता है, बड़ी धार्मिक जगह है, हरिद्वार हो गया है, केदारनाथ हो गया, तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तीर्थयात्रियों को सुविधा में वृद्धि करने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारे यानी गंगा और शारदा रिवर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बना रहे हैं। हेमनद से जो ये अवसंरचना है उसके अंदर सुधार होगा, भारत और विदेश से जो आने वाले श्रद्धालु होंगे उनको यहाँ पर अधिक
सुलभता के साथ वो घूम सकते हैं, उनको जगह भी अच्छी लगेगी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को इससे संरक्षण मिलेगा। प्रमुख आध्यात्मिक जो गंतव्य स्थल है उसके रूप में इसकी स्थिति और मजबूत होगी उत्तराखंड की। कितनी लाइनें बुलवानी में बोल देता हूँ इसकी तारीफ में, और ये चीज़ें आपको किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस में लिखनी होती है, तो ये आपको अपने दिमाग से, अपने दिमाग की उपज है जिसको काम लेना है, थोड़ा बहुत तो दिमाग का यूज ले लिया करो, या सारा ड्रीम इलेवन की टीम बनाने में ही लोगे। भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में शुरू किया है? भाई भारत का एक राज्य है जिसने पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया है, यानी जो बूढ़े बुजुर्ग जो अपने लोग हैं उनके लिए एक अलग से आयोग बनाया है, और ये भारत का पहला ही राज्य है जिसने ये कदम उठाया, इसलिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। भारत में जो पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग है वो भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। केरल जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा व कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। यानी अगर किसी बुजुर्ग के साथ हैवानियत होती है, अगर किसी बुजुर्ग को किसी चीज़ से करने से मना किया जाता है या उसका शोषण होता है, तो उसके लिए जैसे महिला आयोग होता है ना, उसी प्रकार बुजुर्गों के लिए एक बुजुर्ग आयोग हो गया है, वरिष्ठ नागरिक आयोग जिसका नाम रखा गया है। आयोग है वो बुजुर्गों की उपेक्षा हो गया, शोषण हो गया। बुजुर्ग सबसे बड़ी परेशानी आजकल के बुजुर्गों की अकेलेपन के शिकार हो गए। उनका कहना भी ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं आजकल, आज से 80 साल पहले मोबाइल का इतना क्रेज नहीं था, या यूं के मोबाइल थे ही नहीं, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस, आप 20-22 साल के हो, लेकिन आपको भी अभी याद होगा आप जब छोटे थे ना, तब पापा के पास नोकिया था जिसमें दोनों तरफ से हाथ मिलता था, जब उसको अपन ऑन करते थे उसमें सांप वाला गेम आता था, तो बुजुर्गों के पास तो थे ही नहीं। आजकल की युवा पीढ़ी क्या है, मोबाइल में लीन नहीं। अब घर पे रहेंगे ना, फिर भी वो मम्मी पापा से बात नहीं करेंगे, वो अपनी रील स्वाइप करेंगे, या तो रील देखेंगे या रील पर डांस करेंगे, अच्छे से रील बनाएंगे। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कहाँ टाइम दे पाते हैं, तो जो उनके अकेलेपन की परेशानी होगी, उनके साथ जो शोषण होता है, उन सब के लिए, उन सब पर ध्यान आकर्षित करेगा ये आयोग। बुजुर्गों की कल्याण के अंदर वैसे भी अग्रणी राज्य के रूप में केरल को माना जाता है, और केरल अपने आप को ये कहता भी है कि हमारा लक्ष्य है कि बुजुर्गों के कल्याण में हम प्रथम स्थान पर रहें। तो इस प्रकार के जो वरिष्ठ नागरिक उनकी भलाई के लिए और उनको और मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है केरल राज्य ने। बहुत बड़ी चीज़ है भाई, किसी एक राज्य के अंदर नया आयोग बनाया, वरिष्ठ नागरिक आयोग, और पहली बार ही बना है, तो केरल से शुरू हो रहा है। अब ये लगभग लगभग हर राज्य में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत केरल से हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी कभार आप इतिहास के रूप में भी इस चीज़ को पढ़ोगे, देख लेना। बालपन की कविता पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? एक पहल शुरू हुई है बालपन की कविता पहल, ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ और इसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, एक ही सेकंड। ये जो बालपन की कविता पहल है वो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे भी वो लॉजिक क्या है, रील वाला ही लॉजिक है। पहले जब छोटे थे ना, बच्चों को कविता आती थी, किसी को कुछ कविता आती थी, लेकिन आजकल क्या आता है, आजकल वो रील में वही गाने आते हैं, मोम डैडी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे, तो वही सीखे, उस सभ्यता में ही बच्चे जाने लग गए। मतलब ही नहीं है पूरे दिन रील देखना है? और वो भी रील बड़ी गुंडागर्दी वाली, उस प्रकार की बच्चे को शिक्षा मिलेगी। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने छोटे बच्चों के लिए भारतीय जो कविताएं हैं, और जो भारतीय कविताओं को कविताएं पहले जिस प्रकार से स्टेब्लिश थी वैसे वापस पुनः स्थापित करने के लिए पहल शुरू की है, बालपन की कविता पहल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर आई थी, उसके प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो शिक्षा होगी और जो बहुभाषावाद होगा उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उनको संरेखित करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य यही है कि जो सभी भारतीय भाषाएं हैं, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश को विशेष जोर दिया गया है, जिसके अंदर नर्सरी कविताओं का एक संग्रह उसमें बनाया जाएगा, और माई जीओवी के अंदर 3 सरणियों में इन कविताओं के लिए योगदान देगा, या 3 सरणियों के अंदर आमंत्रित करेगा, जिसके अंदर एक प्री प्राइमरी सरणी होगी, एक ग्रेड फर्स्ट की होगी, एक ग्रेड सेकंड की होगी। तो मोटा मोटी बात यही है, कंक्लूजन यही निकला है, जो अपने छोटे बच्चे हैं उनको वापस पहली दूसरी तीसरी क्लास के अंदर वापस भारतीय भाषाओं में भारतीय कविताओं को वापस उनको पढ़ाया जाएगा। उनको इस पाश्चात्य कल्चर से बाहर निकालने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ये किया है, बच्चा कम से कम रील देखे और ज़्यादा से ज़्यादा कविता याद करें। कविताओं के अंदर हो सकता है बच्चे को ज़्यादा जानकारी ना मिले, ज़्यादा फैक्ट ना मिले, लेकिन ये चीज़ तो आप भी मानते हो ना, जो इतनी गंदा कल्चर फैल रहा है, इतनी सॉफ्ट तरीके से गंदी चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है इंस्टाग्राम पे, जिसके आप सोच नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल गंदी चीज़ें हैं, बस उनको सॉफ्ट तरीके से दिया जा रहा है, पर एक वो रास्ता है बच्चे के लिए, वहाँ से वो सॉफ्ट तरीके से
देखेगा, फिर वो इस स्तर पर पहुंच जाएगा कि समाज में कोई सा भी करते करते उसको डर नहीं लगेगा। तो बहुत ही गलत चीज़ है। भारत और सिंगापुर ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? भारत और सिंगापुर के बीच में अभी कल ही समुद्री सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। तो ध्यान रखना है, समुद्री सहयोग को लेकर समझौता हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य। इस समझौते के अंदर होगा क्या? समुद्री डिजिटलीकरण किया जाएगा। क्या सर समुद्र के अंदर कंप्यूटर फेंके जाएंगे? नहीं, समुद्र की मैपिंग को लेके होंगे, समुद्र में जीपीएस को लेके होंगे, समुद्र की और भी अलग अलग घटनाएं होती हैं, उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा समुद्र में डिकार्बोनाइजेशन पर विशेष रूप से सहयोग ये हुआ है कि समुद्र के अंदर कम से कम प्रदूषण हो। इस साझेदारी का उद्देश्य भी यही है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली प्रौद्योगिकी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, यानी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ लानी है जिससे कि जहाजें वगैरह कम से कम ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कर रखे। एक ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर भी स्थापित होगा, जो पूर्ण रूप से ग्रीन कॉरिडोर होगा और शिपिंग कॉरिडोर होगा। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? सड़कों पे ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं ना इमरजेंसी के लिए, उसी प्रकार दोनों देश ग्रीन समुद्री ईंधन विकसित करने के लिए और समुद्री परिचालन के डिजिटल समाधान पर काम करेंगे। कौन कौन से देश? भारत और सिंगापुर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। ये था भाई 27 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ आपको कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो दिल एकदम खुश हो जाता है, दिल एकदम गदगद हो जाता है। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी इस नंबर से 9887809083। आपको क्या करना है, इस नंबर पे कोई मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको पीडीएफ का कोई से अलग से चार्ज नहीं देना है, ठीक है। बस आप एक बार मैसेज कर देना, उसके बाद में रेगुलर पीडीएफ पहुंचाने का काम हमारा होगा, ठीक है। फिर आपको रेगुलर डेली टू डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। ये जो वेबसाइट दिख रही है www.infusionnotes.com, यहाँ पर क्या मिलता है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको इस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। नोट्स है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेंगे, जिस अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग ये तैयार किए हुए नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स कहाँ से लेना है? इस वेबसाइट से। इसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी, आपके घर पे नोट्स आने के बाद आप उन नोट्स को पिकअप कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। अभी इसमें विशेष ऑफर चल रहा है, डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री हो रही है। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको भी फॉलो करना है। यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उस क्लास के शॉर्ट समरी मिलेगी। किसी दिन बाय द वे मान लो आप क्लास नहीं ले पाते हो तो यहाँ से शॉर्ट समरी दे के भी चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरियोसिटी हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो ये कमेंट वाला ऑप्शन आपके लिए ही है, इसको यूज लो। मुझे बताओ कमेंट के अंदर, सर आपने ये चीज़ पढ़ाई थी, ये हमारे अच्छे से समझ में नहीं आई, इसको वापस पढ़ाओ, या इसके अंदर ये करेक्शन होना चाहिए। जो आप बोलोगे ना वो करने को तैयार है, जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा। हमारी तरफ से कोई भी फोर्स नहीं है, जैसा आप पढ़ना चाहते हो वैसे मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कमेंट करते टाइम कमेंट करो, क्या शर्माना। और जब सब चीज़ें अच्छी लग रही है, वेल गुड है, तो अच्छा कमेंट करो, सर अच्छी लगी मैं चीज़ें, आप कंटिन्यू रखो तो मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, है। तो बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।